स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं। ये भाग 2 है जिसमें हम शेष बचे हुए 8 प्रश्नों को समझेंगे। भाग 1 में हमने इससे अलग दूसरे 8 प्रश्नों को समझा था जो बहुत IMP थे, जिसमें हमने रासायनिक धातुओं और अधातुओं के रासायनिक और भौतिक अंतरों को देखा। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ये भाग 2 है जिसमें इस अध्याय के शेष बचे हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम भाग 2 के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एवं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। यहाँ पर 3 धातुएं दी गई हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। इन तीनों का हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे समझते जाइए। क्या क्या करना है, मैं आपको केवल 4 स्टेप में इनको बनाना सिखा दूंगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। किसी भी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। कहां से पता चलेगा? ये आवर्त सारणी से पता चलेगा। या तो आप आवर्त सारणी में सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर ले, या फिर कम से कम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों को उनके संकेतों के साथ, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ अच्छे से याद कर लें। तो हमारे पास आवर्त सारणी रखी हुई है, आपकी किताबों में है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए चाहिए परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक हमें पता चलेगा आवर्त सारणी से। हमें सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। आवर्त सारणी में सोडियम को देखिए कहां पर है। यस, ये देखिए, समूह 1 के आवर्त 3 का सबसे पहला तत्व है सोडियम और उसका परमाणु क्रमांक है 11। पता चल गया परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम या व्यवस्था। कक्षा 9th में हमने पढ़ा है, बोर परिकल्पना है जो हमें बताती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में अधिकतम 8 आएंगे। तो पहली में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हमने दूसरी कक्षा में भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 281। अब हम बना सकते हैं इस परमाणु की संरचना, सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये मैंने बनाया है इस परमाणु का नाभिक। और आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में ये धनावेशित होता है, उसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन उस परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में हमने प्रोटॉन रख दिए 11। अब इस नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं क्रमशः, जिन्हें हम 1, 2, 3, 4 या KLMNO कहते हैं। चलिए, सबसे पहली कक्षा जिसे हम कक्षा नंबर 1 या K कहेंगे, इसमें हमारे देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर की कक्षा पर, जिसे हम L भी कहते हैं। इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की क्षमता है 8, हमने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। फिर भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम जाएंगे अब तीसरी कक्षा में, जिसे हम M भी कहते हैं। ये आ गई हमारी तीसरी कक्षा, और इसमें हमने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र। इसी प्रकार आप अन्य जो तत्व यहां दिए गए हैं, प्रश्न में पूछे गए हैं, उनका भी इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में देखो कहां है, ये पता चल गया। इसका परमाणु क्रमांक पता चल गया 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, पहली कक्षा में 2, बचे हुए 6 चले गए दूसरी कक्षा में। अब बनाओ इसका चित्र। बीच में बना दिया नाभिक, जिसमें आप या तो O लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का परमाणु है, या फिर वहां प्रोटॉनों की संख्या लिख सकते हैं जो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है 8। अब पहली कक्षा K, उसमें भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा L, उसमें भर दिया हमने 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम को देख लीजिए। ये मैग्नीशियम आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, और ये हो गया उसका परमाणु चित्र। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और तीसरी कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। और फिर बचा क्लोरीन। क्लोरीन आवर्त सारणी में देखिए, पहचान लिया, इसका संकेत Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, और तीसरी में बचे हुए 7। इसका भी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र बनाए तो बीच में जो नाभिक है उसमें आप Cl लिख दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन का परमाणु है। या आप वहां प्रोटॉनों की संख्या 17 भी लिख सकते हैं। उसके बाद पहली कक्षा बना ली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी बनाई गोल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम तीसरी कक्षा बनाई जिसमें हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इस प्रकार आप अगर परमाणु क्रमांक पता है तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बना सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। ये दोनों यौगिक कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके, ये हमें बताना है। और इन यौगिकों में कौन से आयन हैं ये भी समझाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा यौगिक कैसे बने, वही बात कि ये मैं 4 स्टेप में आपको इन्हें समझा दूंगा। 4 पंक्तियां आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली पंक्ति में आप क्या करेंगे, सबसे पहली पंक्ति में देख लो कि जो हमारा यौगिक है Na2O, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। उसमें 2 तत्व हैं, एक है सोडियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हमें ये दोनों तत्व लेना पड़ेंगे। ये लीजिए, सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। अब गौर करो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे लिख दिया हमने 281, और इसकी अंतिम कक्षा समझते हो ना, ये तीसरे नंबर की, इसे संयोजी कोष भी कहते हैं। ये अंतिम कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हमने देखो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो यहां पर हमें संयोजी कोष या अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही बिंदुओं के रूप में दिखाना है। और इसमें दूसरा तत्व है इस यौगिक में ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन तत्व ले लिया। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो गया। इसकी अंतिम कोष या संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस ऑक्सीजन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दें, 6। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यौगिक आप बना रहे हैं वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दिखाना है। यह है पहला स्टेप। चलिए अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे। चलिए एक एक जानकारी। हम सभी जानते हैं कि हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, यस 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, जिसे हम अष्टक नियम भी कहते हैं। और ये ऐसा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो सोडियम और ऑक्सीजन भी क्या चाहेंगे कि उनकी अंतिम कक्षा, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ताकि इनका भी अष्टक पूर्ण हो जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान हो जाए, ये भी संतुष्ट अवस्था में पहुंच जाए। क्या करेंगे ये दोनों, चलिए देखते हैं। ये दूसरी पंक्ति में, दूसरे चरण में आपको दिखाना है। Na2O में सोडियम के 2 परमाणु हैं। Na2, Na के बाद 2 लिखा हुआ है। Na2O में सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो हमें सोडियम के 2 परमाणु ले लेना है। इस बार आप केवल अंतिम कक्षा का 1-1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं लिखेंगे। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया, जिसमें अंतिम कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये सोडियम परमाणु अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें, तो सोडियम के अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके पास की तीसरी कक्षा खत्म हो जाएगी, बचेगी दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले ले, तो इसके अंतिम कक्षा में 6 धन 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी संतुष्ट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखिए, दोनों सोडियम परमाणु ने अपनी अंतिम कक्षा का 1-1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। ये आपको दूसरे चरण में लिखना है, दूसरी लाइन में। अब ये तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 2 8 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा, 2 8। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 हो गया है संतुष्ट। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसके ऊपर एक धन आवेश आ जाएगा। और ये कितने परमाणु हैं सोडियम के, 2। तो एक हमने इधर ले लिया दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। और ऑक्सीजन अकेला परमाणु है, तो इसको बीचों बीच में लिखना है। जो अकेला है ना उसे बीच में लिखना है। ये ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, पहले 2 6 था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 8, ये भी संतुष्ट हो गया। और सोडियम ऑक्सीजन इन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन गैस के समान हो गया। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होता है। तो ये संतुष्ट अवस्था में पहुंच गए। लेकिन जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पर 2 ऋण आवेश आ गए। तो यहां पर परमाणु अब काय में बदल गए, इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर आयनों में बदल गए हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन में बदल गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन में बदल गया। अब ये धन और ऋण आयन एक दूसरे के पास आएंगे और प्रबल अंतर आयनिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। आपको चौथी लाइन में उस आयनिक यौगिक का सूत्र लिखना है, वो आयनिक यौगिक हो गया Na2O। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर हमने Na2O का बनना समझा दिया 4 स्टेप में। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए 4 स्टेप। पहला, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दिखाओ। दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की स्थिति दिखाओ। तीसरे में बनने वाला आयन दिखाओ। और चौथे में आयनिक यौगिक लिख दो। 4 स्टेप में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ MgO का भी बनाना है हमें। तो MgO के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व चाहिए। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन तो लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से, मैंने मैग्नीशियम तत्व और लिख दिया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा 2। तो ये हो गया हमारा पहला चरण। अब दूसरे चरण पे आते हैं। क्या होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको
कि जो मैग्नीशियम है ये अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो वह ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को खुद ले लेगा। ये दूसरी लाइन में आपको दिखाना है। फिर तीसरी पंक्ति में आप बताएंगे कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर 2 धनावेश आ गया और अंतिम कक्षा खत्म हो गई, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 नियोन गैस के समान हो गया। ऑक्सीजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो गया। 6 था पहले इलेक्ट्रॉन, देखो ये भी नियोन गैस के समान उत्कृष्ट गैस में बदल गया और इस पे 2 ऋण आवेश आ गए और इन दोनों आयनों ने मिलकर आयनिक यौगिक बना दिया MgO। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक हैं। कैसे दिखाएंगे इसे आप? इन 4 लाइनों में ऊपर Mg और O दिखा दो, फिर इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की स्थिति दिखा दो, फिर तीसरे में आयन दिखा दो, चौथे में यौगिक दिखा दो। या आप चाहें तो उत्तर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उत्तर लिखने के लिए बंधे हुए हैं, आपको जैसा समझ में आए उस प्रकार से आप उत्तर अपना प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने सीखा Na2 और MgO को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर दर्शाना, और उन्होंने पूछा कौन कौन से आयन हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर Na2O में सोडियम धन आयन और ऑक्सीजन ऋण आयन है, जबकि MgO में मैग्नीशियम धन आयन और ऑक्सीजन ऋण आयन है, क्योंकि आयनिक यौगिक हैं, आयनों से मिलकर बने हैं। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर सोडियम क्लोराइड NaCl अर्थात नमक का बनना दिखाइए। अब इसमें हम ज्यादा नहीं देखेंगे, आप समझ चुके हैं, फुर्ती से हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हमें पहले चरण में क्या करना है? सोडियम और क्लोरीन दोनों तत्वों को लिख देना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के आधार पर लिख दिया। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने क्लोरीन के साथ। फिर दूसरी लाइन में हमें क्या करना है? दूसरी लाइन में हमें बताना है कि ये अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कैसे करेंगे। तो सोडियम के पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये खुद बदल जाएगा Na धन आयन में और नियोन गैस के समान संतुष्ट हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेगा 2-8-8 आर्गन के समान, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, 18, और खुद बदल जाएगा 1 ऋण आयन में। फिर ये धन और ऋण आयन आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और बन जाएगा एक आयनिक यौगिक जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो आसानी से बनाना सीख गए हम। आप आयनों के नाम भी बता सकते हैं, NaCl में कौन कौन से धन और ऋण आयन हैं, आप ऐसे बताएं 4 चरणों में, ठीक है? और चाहें तो ऐसे बता सकते हैं। तो ज्यादातर तो परीक्षाओं में केवल इनका निर्माण कैसे हुआ है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर दिखाना पड़ता है, जैसा यहाँ 4 स्टेप में दिखाया गया है, लिखना कुछ नहीं पड़ता। पर कभी कभी प्रश्न समझाने का भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर सोडियम क्लोराइड के निर्माण की क्रिया को समझाइए। तो आपको चित्र बनाने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। क्या समझाएंगे, क्या लिखेंगे? तो ये यहां लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड बनाने के क्रम में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को स्थानांतरित कर देता है। सोडियम द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन खोने से तथा क्लोरीन द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से उनकी बाहरी कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा दोनों स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन खोने के कारण सोडियम पर धनावेश आ जाता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आवेशित हो जाता है। फिर ये दोनों आयन सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर आयनिक यौगिक NaCl में बदल जाते हैं। तो ज्यादातर तो केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर केवल कैसे बना है वो चित्र बनाना है, लेकिन कभी कभी वर्णन भी पूछा जा सकता है, तो आप इस प्रकार से वर्णन लिख सकते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। मिश्र धातु क्या होती हैं? 3 मिश्र धातुओं के उदाहरण दीजिए। मिश्र यानी मिलाना, और धातुओं को यानी धातुओं का मिश्रण, मिश्र धातु। यहां लिखा हुआ है 2 या अधिक धातुओं को अगर हम आपस में मिला दें, जरूरी नहीं कि वो मिलाने वाली सारी धातुएं ही हों, आप धातुओं के साथ अधातु भी मिला सकते हैं। और सामान्यतः कार्बन अधातु को मिश्र धातु बनाने में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक धातुओं या 1 या 1 से अधिक धातु और कोई एक अधातु को हम मिला दें और उनका समांगी मिश्रण बना दें, तो उस मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। कैसे बनाते होंगे? पहले हमें धातुओं को पिघलाना पड़ता है। जिन धातुओं को आप मिला रहे हैं उन धातुओं को हमें उनके गलनांक पर ले जाकर उन्हें द्रव अवस्था में बदलना पड़ता है, उन्हें पिघलाना पड़ता है। पिघलाने के बाद फिर उन्हें आपस में मिला देते हैं, तो उन अलग अलग धातुओं के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक सार हो जाते हैं। फिर ठंडा कर देते हैं कमरे के तापमान पे, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं और बन जाती है मिश्र धातु। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण अर्थात गर्म करके पिघला के उनको मिला देना, फिर ठंडा कर देना, आप मिश्र धातु बना सकते हैं। प्रत्येक मिश्र धातु में कुछ निश्चित उपयोगी गुण होते हैं। क्यों बनाते हैं मिश्र धातु? अरे हमें एक धातु में कोई अच्छा गुण दिख रहा है और दूसरी धातु में कोई अच्छा गुण दिख रहा है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों गुण साथ साथ आ जाएंगे, तो बन जाएगी मिश्र धातु। तो
हम अक्सर मिश्र धातुओं को इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें उपयोगी गुण पाए जाते हैं। ये गुण मिश्र धातु बनाने वाले अवयवी तत्वों या धातुओं से पूरी तरह भिन्न होते हैं, अर्थात मिश्र धातुओं के गुण उनको बनाने वाली धातुओं से अलग होते हैं, अच्छे होते हैं। अवयवी तत्वों के अनुपात को कम या अधिक करके इनके गुणों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। मिश्र धातुओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्र धातुएं अपने अवयवी तत्वों या अवयवी धातुओं से अधिक कठोर होती हैं। सोना देखा है आपने? सोने की शुद्धता को हम कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। इसके बिस्किट्स और ईंटें आती हैं बाजार में, लेकिन हम इनके आभूषण नहीं बना सकते क्योंकि 24 कैरेट यानी पूरी तरह शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, आभूषण टूट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस सोने में कुछ मात्रा में चांदी या तांबे की अशुद्धि मिलाते हैं। अगर सोने में चांदी या तांबा मिला दिया जाए तो वो बन गई मिश्र धातु, वो बहुत कठोर होती है, फिर उसके आभूषण आसानी से बन जाते हैं। लेकिन शुद्धता कम हो गई तो 24 कैरेट की बजाय उसे हम बोलते हैं 22 कैरेट। अगर सोने में 2 भाग चांदी या तांबा मिला दिया जाए तो वह अब 24 कैरेट का ना होकर 22 कैरेट का सोना हो गया। उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, लेकिन वो शुद्ध सोने से मजबूत है, कठोर है, उसके आभूषण बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो मिश्र धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है। अगला है, मिश्र धातुएं अपने अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी होती हैं, जंग नहीं लगती। जैसे लोहा, शुद्ध लोहा जंग लग जाती है, हमने देखा है। लोहा अगर हवा में खुला पड़ा रहे तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत बन जाती है, भंगुर परत, जो उसको खराब कर देती है, नष्ट कर देती है, जंग लग गई, संक्षारण हो गया। लेकिन अगर मैं लोहे को जंग से बचाना चाहता हूं, लोहे का बहुत उपयोग है, हर जगह लोहे का उपयोग हो रहा है, अब पर लोहे में जंग लग जाती है तो हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लोहे में कुछ मात्रा में क्रोमियम, निकेल और खासकर कार्बन की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, जो एक अधातु है। अगर लोहे में कार्बन की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए, जो मिश्र धातु बनेगी उसको हम कहते हैं इस्पात, स्टील या फौलाद। अब उसमें जंग नहीं लगती क्योंकि उसमें आपने कार्बन की अल्प मात्रा 0.5% मिला दी है। तो मिश्र धातुओं में एक और अच्छा गुण हो गया कि वे जंग प्रतिरोधी होती हैं, जंग नहीं लगती, और उनके गलनांक और क्वथनांक अन्य धातुओं की तुलना में कम होते हैं। 2 धातुओं को मिला दोगे ना तो जो मिश्र धातु बनी है उसका गलनांक दोनों धातुओं से कम हो जाएगा, वो दोनों ही धातुओं से कम तापमान पर पिघल जाएगी। तो मिश्र धातुएं क्यों बनाते हैं आपको समझ में आ गया, ताकि उनमें नए और विलक्षण गुण आ जाएं, वे कठोर लेकिन लचीली हो जाएं, वे जंग प्रतिरोधी हो जाएं, उनका गलनांक क्वथनांक निम्न हो जाए। इसके लिए हम 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और ये हो गई 6 मिश्र धातुएं। यहाँ पर मिश्र धातुओं के नाम हैं, उनके घटक हैं और उनके उपयोग हैं। ये तालिका पूछी जाती है, अधिकतम 5 नंबर में आएगी, तो आपको 5 मिश्र धातुओं के उदाहरण लिखना पड़ेंगे। यहाँ हमने 6 दे रखे हैं, एक भूल भी गए तो 5 आपको याद रहेंगे। तो ये हुआ हमारा मिश्र धातुओं के परिभाषा और मिश्र धातुओं के उदाहरण, उनके घटक और उनके उपयोग। यहाँ देखिए बहुत सरल सी मिश्र धातुएं मैंने आपको बताई हैं। जैसे पीतल देखिए, कॉपर और जस्ते यानी जिंक से मिलकर बनी है। यहाँ पर परसेंटेज भी दिया हुआ है, आप परसेंटेज ना लिखें तो भी चलेगा। कांसे को देखिए और बेल मेटल को देखिए, इन दोनों को देखिए, ये दोनों ही मिश्र धातुएं तांबे और टिन एसएन से मिलकर बनी है। कॉपर और एसएन से दोनों मिलकर बनी है, लेकिन अंतर क्या है, इनकी मात्रा का अंतर है। एक में कॉपर ज्यादा है, टिन कम है, और इसमें थोड़ा सा कॉपर कम कर दिया, टिन की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार अगर हम धातुओं की मात्राओं को कम ज्यादा कर दें तो हम इन मिश्र धातुओं के गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं और नई नई प्रकार की मिश्र धातुएं बना सकते हैं। तो कॉपर और टिन दोनों से ही कांसा भी बनता है और बेल मेटल भी बनता है, लेकिन उनकी प्रतिशत मात्रा अलग अलग है। तो ये तालिका आपको याद रख लेना है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। समझाइए, देख लीजिए ये चित्र क्या बता रहा है आपको। फिर मैं वही कहूँगा, हम चित्र क्यों बताते हैं आपको बार बार, क्योंकि चित्रों के द्वारा समझना आसान है और आप याद भी रख सकते हैं। विजन मेमोरी इज द फाइनेस्ट मेमोरी। जो चीज़ देखी है वो कभी भूली नहीं जाती। तो ये देखा, ये कॉइल का मिलता है, ये पानी गर्म करने वाले हीटर हम बाजार से लाते हैं ना, उसमें एक कॉपर की कॉइल रहती है। तो क्यों बनाते हैं कॉपर की कॉइल पानी गर्म करने वाले हीटर में? ये देखिए, ये पानी को गर्म करने वाला पाइप है, ये सौर पैनल, सौर जल ऊष्मक में लगता है। छतों पे लगाते हैं ना, जो सूरज की गर्मी से पानी को गर्म कर देता है, सूरज के प्रकाश से, वो सौर जल ऊष्मक। उसमें ये कॉपर के पतले पतले पाइप लगे हुए होते हैं, कुंडलित, जिनसे होकर पानी गुजरता है, और जब पानी इनमें से होकर गुजरता है तो गर्म हो जाता है। तो भाई पानी गर्म करने वाले सौर जल ऊष्मक में कॉपर के पाइपों का उपयोग क्यों किया जा रहा है? कॉपर यानी तांबा। ये देखिए, ये तांबे की टंकी है जिसमें पानी गर्म होता है। तो क्यों कर रहे हैं हम तांबे का इस्तेमाल?
ऐसी क्या इसमें विशेषताएं हैं? तो ये यहाँ विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का सुचालक है। इस्पात का नहीं बनाते हम, इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु, स्टील, उसके ना तो हम ये पाइप बना रहे हैं ना ही पानी गर्म करने वाली टंकी। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि इस्पात ऊष्मा का कम सुचालक है, जबकि तांबा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। इसमें से ऊष्मा होकर बहती है आसानी से और बहुत जल्दी से बहती है। तो ये पहले तो ये खुद गर्म हो जाता है और फिर अपने अंदर बह रहे पानी को भी गर्म कर देता है। तो तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का सुचालक है। इसमें ऊष्मा आसानी से बहती है और पानी तक पहुंच जाती है बहुत जल्दी, कम समय में। दूसरा है कि चूंकि इसमें उसकी ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए इसे पानी गर्म करने में इसमें ऊर्जा की बचत होती है। लोहे के पात्र में पानी गर्म करोगे ना इस्पात में, तो पहले तो वो खुद गर्म होगा, उसमें के बाद पानी को गर्म करेगा। जबकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है, ये बहुत जल्दी ऊष्मा पानी को दे देगा और पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, तो आपकी ईंधन की बचत होगी ना। तो इस प्रकार तांबे के पात्र में अगर पानी गर्म किया जाए तो ऊर्जा की बचत होती है। तांबा खौलते जल से क्रिया नहीं करता। तांबा पानी से कोई क्रिया नहीं करता, किसी प्रकार का कोई ऑक्साइड नहीं बनाता, तांबे में जंग भी नहीं लगती, साथ ही साथ तांबा इस्पात से सस्ता भी होता है। तो तांबे में इतने अच्छे गुण हैं कि इस्पात की तुलना में ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसमें अगर पानी गर्म करते हैं तो कम ऊष्मा लगती है, ऊर्जा या ईंधन की बचत होती है। ये खोलते हुए पानी से क्रिया नहीं करता, ये कोई ऑक्साइड या यौगिक नहीं बनाता, इसमें जंग नहीं लगती और ये इस्पात से सस्ता है। इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण हम गर्म जल का टैंक तांबे का बनाते हैं, इस्पात का नहीं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम देखा है आपने? अरे देखा होगा, एल्यूमिनियम की मूर्तियां घरों में होती हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम का उपयोग हम आजकल खिड़कियां दरवाजों में करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी आपने, खाने को गर्म करने के लिए बाजार से लाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। चलो नहीं देखी तो हम दिखा देते हैं। ये एल्यूमिनियम बार है। एल्यूमिनियम धातु कुछ इस तरह की होती है और इसके बर्तन हमारे घरों में पाए जाते हैं, जैसे कुकर है, जैसे तवा है, जैसे कढ़ाई है, जैसे आपका खमन बनाने वाला या बाटी बनाने वाला ऑन है। ये सब एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? एल्यूमिनियम धातु बहुत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम घरों में खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में क्यों करते हैं? अभी पता चल जाएगा क्या गुण है इसमें। सबसे पहली बात है कि एल्यूमिनियम दृढ़ परंतु हल्की धातु है। एल्यूमिनियम कठोर होता है लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने में कर रहे हैं। बर्तन हल्के होते हैं और किसी धातु के बना दोगे बर्तन बहुत भारी हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम कठोर भी है, दृढ़ और मजबूत भी है, लेकिन साथ ही साथ हल्का भी है, इसलिए इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक है। मैंने बताया था ना ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातुएं कौन कौन सी हैं। तो पहले तो कॉपर आता है, तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। फिर भी एल्यूमिनियम अन्य धातुओं की तुलना में ऊष्मा की अच्छी चालक है। यह तुरंत गर्म होकर ऊष्मा भोजन तक पहुंचा देती है, अर्थात ऊर्जा की बचत होती है, खाना जल्दी बन जाता है। अब आप कहोगे कि सर तांबे के बना लेते बर्तन, अगर तांबा इससे ज्यादा सुचालक है तो। अगली बात आपको बता देगी, एल्यूमिनियम संक्षारण प्रतिरोधी है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती, जबकि तांबे में, कॉपर में जंग लग जाती है, हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, वो गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है। जबकि एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम में कोई जंग नहीं लगती, इसकी सतह मलिन नहीं होती, ये आसानी से साफ भी हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या है, ये खोलते जल तथा हल्के अम्लों से क्रिया नहीं करता। इसमें हम कोई भी चीज बनाएंगे तो कितनी गर्म हो जाती है, वो तेल गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो ये किसी भी गर्म चीज से अभिक्रिया नहीं करता, साथ ही साथ अम्लों से भी क्रिया नहीं करता, ये क्षारों से क्रिया करता है। और हम हमारे भोजन में क्षारों का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी यौगिक से क्रिया नहीं करता और इसका गलनांक भी उच्च होता है, आसानी से पिघलता नहीं है। तो इतने अच्छे गुण है एल्यूमिनियम में। कठोर है, दृढ़ है, मजबूत है, लेकिन हल्की है। ऊष्मा की बहुत सुचालक है, तुरंत गर्म हो जाती है, ईंधन की बचत कर देती है, जल्दी खाना पका देती है, इसमें जंग नहीं लगती, इसे आसानी से साफ किया जा सकता है, इसकी सतह मलिन नहीं पड़ती, ये खोलते जल और अम्लों से खाने से क्रिया नहीं करती, कोई विषाक्त पदार्थ या यौगिक नहीं बनता, इसका गलनांक भी उच्च होता है, आसानी से नहीं पिघलती। इन अच्छे गुणों के कारण ही हम एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। आयनिक यौगिक, तो पहले तो समझो आयनिक यौगिक होते क्या हैं, तब गुण लिख पाओगे। हाँ, आयनिक यौगिक लिखा हुआ है, जब एक धातु या धन विद्युतीय तत्व एक अधातु अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो वे आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर आयनिक बंध बनाते हैं तथा बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। नहीं आया समझ में? कोई चिंता नहीं, आप ये देखिए समझ में आ जाएगा। सोडियम एक धातु है, एक धन विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन एक अधातु है, ऋण विद्युतीय तत्व है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर Na धन आयन में बदल गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ca ऋण आयन में बदल गया।
इस प्रकार दो आयन बन गए, धन और ऋण, और ये आयन विपरीत आवेश वाले ये आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और मजबूत या प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल से बन गए और एक यौगिक बन गया NaCl। तो जो NaCl बना है, यौगिक बना है, ये इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बना है। ये जो NaCl यौगिक बना है ये धन और ऋण आयनों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो हमें समझ में आ गया कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं, ऐसे यौगिक जो आयनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। या ऐसे यौगिक जिनमें अंतर आयनिक बंध पाया जाता है, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। चलिए हम तो 3 गुण की ओर बढ़ेंगे। आयनिक यौगिक हमने नमक को दिखा रखा है यहाँ पे। नमक ठोस और क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, रवे या दाने के रूप में आपके घरों में मौजूद है। इसके छोटे क्रिस्टल हैं हमारे घरों में, इसके बड़े बड़े क्रिस्टल भी बाजार में आते हैं। पहले आपने देखा होगा ट्रेन में नमक की थैलियां जाती थी, उनमें बड़े बड़े क्रिस्टल आते थे। चलिए आयनिक यौगिकों के गुण लिखना है हमें। पहला गुण है भौतिक अवस्था या भौतिक प्रकृति। तो यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच दृढ़ आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं। अर्थात सभी आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्यों होते हैं ठोस? क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। इसके कारण ये आयन एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, मजबूती से जुड़ जाते हैं और ये ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा की जरूरत होती है। आसानी से नहीं पिघलते। मैं आपसे कहूं कि नमक पिघला दो, नमक एक आयनिक यौगिक है जो ठोस क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। इसको गर्म करके पिघला दो। आप कढ़ाई गर्म कर लेना, तवा गर्म कर लेना, उसके ऊपर नमक डाल देना, खूब गर्म करना, नमक ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा? क्योंकि नमक का गलनांक 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतने अधिक तापमान पर पिघलता है। तो क्यों भाई आयनिक यौगिकों के गलनांक इतने ज्यादा क्यों होते हैं? तो वही बात, क्योंकि ये आयनों से मिलकर बने हैं और इनके आयनों के बीच में प्रबल या मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बंध होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। आसानी से नहीं टूटता वो बंध, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये बहुत अधिक तापमान पर पिघलते हैं। घुलनशीलता। यहां लिखा है आयनिक यौगिक प्रायः जल में विलेय तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अवलीय होते हैं। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं ये पानी में घुल जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आयनिक यौगिक पानी में क्यों घुल जाता होगा? चलिए हम बता देते हैं आपको। आयनिक यौगिक में आयन होते हैं। ये देखो ये NaCl आयनिक यौगिक है, ये इसके आयन है। और पानी को आप देखो, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। ये होता है ना, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु। और पानी जो है H2O है, ये एक सहसंयोजी यौगिक है जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों यहाँ साझेदारी कर रखी है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, ऑक्सीजन की जो ऋण विद्युता है वो ज्यादा है। तो ये क्या करता है? ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ऑक्सीजन की ऋण विद्युता चूंकि ज्यादा है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश तथा हाइड्रोजनों के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार जो पानी का अणु है H2O, ये एक हम कह देंगे ये द्विध्रुवीय यौगिक है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक धन और एक ऋण ध्रुव। तो पानी वास्तव में है तो एक सहसंयोजी यौगिक, लेकिन फिर भी इसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश। अब पानी क्या करता है? जब पानी में हम नमक को घोलते हैं तो जो H जिन पर आंशिक धन आवेश है, ये इस ऋण आयन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो ऑक्सीजन जिस पर आंशिक धन आवेश है, वो विपरीत आयन सोडियम धन आयन को, ऋण आवेश है, ये सोडियम धन आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये दोनों आयनों के बीच बना हुआ बंध टूट जाता है। आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है। तो क्या समझ में आया कि जो पानी है H2O है वो एक सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ ऋण विद्युता ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ये जो साझे वाला इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इस पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजनों पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। अर्थात पानी एक ध्रुवीय यौगिक में बदल जाता है, जिसमें 2 ध्रुव या 2 सिरे होते हैं, एक ऋण सिरा और एक धन सिरा। ये ऋण और धन सिरे आयनिक यौगिकों के विपरीत आयनों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे इनके बीच का बंध टूट जाता है और आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं। तो एक और बात समझ में आ गई हमारी कि आयनिक यौगिक जो हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो घुलनशीलता हमें पता चल गई। आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में नहीं घुलते। विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? तो ध्यान दीजिए,
विद्युत धारा बहाने के लिए आयनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आयन है तो विद्युत धारा बहेगी, आयन नहीं है तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो आयनिक यौगिकों में आयन्स होते हैं, इसलिए आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ठोस अवस्था में, जैसे नमक यहां पे दिख रहा है आपको, ठोस अवस्था में है, ये इस ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठोस नमक में से विद्युत धारा नहीं बहेगी। या तो इसे आप पानी में घोलें या इसे आप गर्म करके द्रव अवस्था में बदल लें, इसको पिघला लें, फिर उसमें से विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत चालकता के बारे में लिखा है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों के बीच गति नहीं होती। विद्युत धारा कब बहेगी? जब आयन, धन और ऋण आयन गति करेंगे विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। धन आन जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, जिसे हम कैथोड कहते हैं, और ऋण आन जाएगा धन इलेक्ट्रोड की ओर, जिसे एनोड कहते हैं। तब विद्युत परिपथ पूरा होगा और विद्युत धारा बहेगी। लेकिन ठोस जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में, इसमें आयन मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, वे हिलडुल भी नहीं पाते, तो गति नहीं कर पाएंगे। गति नहीं कर पाएंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। लेकिन आयनिक यौगिक द्रवित, यानी पिघला लो गर्म करके, एवं जल में विलय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में आयन एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वो विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं और विद्युत धारा का संवहन करते हैं। तो ये भी हमें पता चल गया कि आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन जब वो द्रव अवस्था में या जल में विलय होते हैं तो वे विद्युत धारा का संवहन करते हैं, वो विद्युत धारा के चालक होते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, ये कई तरीकों से आ सकता है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म आ सकते हैं, तो आप ये 4 गुणधर्म लिख लेना। अब यहां सहसंयोजी यौगिकों के भी गुणधर्म आ सकते हैं, तो आपको सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म मैं नहीं बता रहा, आप खुद बनाएंगे। जैसे लिख सकते हैं भौतिक प्रकृति, कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो द्रव और गैस रूप में पाए जाते हैं। क्यों भाई, ठोस क्यों नहीं होते सहसंयोजी यौगिक? क्योंकि उनके बीच दुर्बल बंध होते हैं परमाणुओं के बीच। उस दुर्बल या कमजोर बंध के कारण वे ठोस अवस्था में नहीं मिलते, द्रव और गैस रूप में मिलते। गलनांक क्वथनांक, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं कम? वही बात कि सहसंयोजी यौगिकों में परमाणुओं के मध्य दुर्बल सहसंयोजी बंध होता है, जो आसानी से टूट जाता है। घुलनशीलता, सहसंयोजी यौगिक उल्टे हैं, वो पानी में नहीं घुलते, बल्कि वो कार्बनिक विलायक, केरोसिन, पेट्रोल आदि में घुल जाते हैं। पानी में क्यों नहीं घुलते? क्योंकि उनमें आयन नहीं होते। पानी में घुलने के लिए आयनों का होना चाहिए, जरूरी है। विद्युत चालकता, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं विद्युत के कुचालक? क्योंकि उनमें आयन्स नहीं होते। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए धन और ऋण आयनों का होना बहुत जरूरी है। तो आपसे यहां सहसंयोजी यौगिकों के गुण पूछे जा सकते हैं, जो आप आयनिक यौगिकों के आधार पर बना लीजिएगा। आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर भी आ सकता है, तो यही गुणों को आप एक दूसरे के विपरीत लिख देना, तो अंतर बन जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और अक्सर आता है, NaCl नमक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन गलित या द्रव या विलय अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो ये चौथे पॉइंट से आप बता सकते हैं कि जो ठोस नमक या NaCl है, उसमें आयन्स एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं, उनके बीच में गति नहीं होती, इसलिए उनमें विद्युत धारा नहीं बहती। लेकिन जब उन्हें हम पिघला देते हैं या उन्हें पानी में घोल देते हैं तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, उनके बीच गति होने लगती है और वे विद्युत का चालक हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम अगले अंतिम और 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के निम्न क्यों? तो वैसे तो हम प्रश्न क्रमांक 7 में समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ एक आयनिक यौगिकों का बनना दिखाया गया। ये Na और ये Cl। Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने लिया। Na पे धन आवेश आ गया, Cl पे ऋण आवेश आ गया। ये दोनों विपरीत आयन एक दूसरे से मजबूत अंतर आयनिक बंध के द्वारा जुड़ गए और आयनिक यौगिक बन गया। तो आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से या आयनों से बनते हैं, इनमें मजबूत आयनिक बंध पाया जाता है। ये देखिए, प्रबल आयनिक बंध होता है। प्रबल आयनिक बंध होता है इसलिए तो ये ठोस होते हैं। प्रबल आयनिक बंध होता है इसलिए तो ये इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इन बंधों को तोड़ना आसान नहीं है। आयनिक बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनको बहुत गर्म करना पड़ेगा। और सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं, देखो यहाँ दिखाया गया है। ये लीजिए, ये सहसंयोजी यौगिक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसमें जो तत्वों के परमाणु हैं उनके बीच सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ये देखिए, कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ने साझा कर लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। इसे कार्बन भी अपनी संख्या में गिन सकता है, हाइड्रोजन भी गिन सकता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और इसमें आयन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं हुआ है। आयन कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा।
तो सहसंयोजी यौगिकों में आयंस नहीं होते बल्कि परमाणु होते हैं, सीधे परमाणु। परमाणु आयन में बदलते ही नहीं है। तो यहां परमाणुओं के मध्य, सहसंयोजी यौगिकों में परमाणुओं के मध्य दुर्बल, कमजोर, वीक सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जो आसानी से गर्म करने पर टूट जाते हैं, इसलिए इनके गलनांक उतनांक निम्न होते हैं। तो हमने देख भी लिया, आयनिक यौगिकों की परिभाषा देख ली, जो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं, जिनमें आयंस पाए जाते हैं, जिनमें आयनिक बंध होता है। सहसंयोजी यौगिक हमने देख लिए, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिनमें परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं, आयन नहीं, और जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब जो आयनिक बंध है वो मजबूत होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, और सहसंयोजिक बंध दुर्बल होता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न या कम होते हैं। इस प्रकार ये अंतर भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। परीक्षा का कम समय बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।